अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी कि क्रोमेटोग्राफी को किन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि हमारे पास कौन से टाइप्स के एड्जॉर्बेंट्स होते हैं, और एक और है दैट इज़ टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के फर्दर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है बेसिकली। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक है। इसके अंदर क्या होगा कि आपका मोबाइल फेस कंटेनिंग द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड। आपका जो मोबाइल फेस है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वो क्या होगा, एड्जॉर्ब होता है आपके सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेस। अब जो स्टेशनरी फेज है इस केस में आपका क्या होगा, वो सॉलिड होगा। अब यहाँ पे सेपरेशन होती किस तरह से है कि जब आपका एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है बिटवीन आपके मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में, तो ऑन दैट बेस आपकी क्या होगी, सेपरेशन होती है। तो ये एक डायग्राम भी है, ये भी आपको शो कर रही है कि किस तरह से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल इसके अंदर क्या होगा कि कंपटीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मिक्सचर फॉर एक्टिव साइट ऑन एड्जॉर्बेंट्स की क्या कहते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में compete करते हैं फॉर बाइंडिंग ऑन द एड्जॉर्बेंट। तो अब ये इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है हमारे पास एक्टिव साइट्स कहाँ से आती हैं। इनके अंदर जो एक्टिव साइट्स बनती हैं वो आपके क्रैक्स की वजह से बनती हैं और एजेस की वजह से बनती हैं। अब ये क्रैक्स और एजेस क्या करते हैं, लीड टू एड्जॉर्प्शन ऑन द एड्जॉर्बेंट्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं हमारे पास इन द मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन होता है कि वो उनको होल्ड करती हैं इन अ क्रिस्टल लैटिस और उनकी शेप को मेंटेन रखती हैं। बट इन दिस केस क्या होते हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्ट होने लगती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रो फोर्सेस हैं सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की, जैसे वो आउटवर्ड डायरेक्ट होने लगती हैं तो वो कॉज करती हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। अब सेपरेशन जैसे हमने ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया कि तभी होती है जब आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑन स्टेशनरी फेज एंड ऑन द फ्रीली फ्लोइंग इन द मोबाइल फेज। तो जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी मॉलिक्यूल की फॉर स्टेशनरी फेज, उतनी ही उनकी मूवमेंट कम होगी, वो मूव उतना ही कम करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, एड्जॉर्ब होंगे ऑन स्टेशनरी फेज। तो ये बेसिकली इसका एक सिंपल सा जो है वो प्रिंसिपल है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस जो क्या करेगा कि आपका जो एड्जॉर्बेंट है, जो आपका स्टेशनरी फेज है, वो मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। अब और सेपरेशन होती है जब दोनों के मोबाइल फेज के बीच में और स्टेशनरी फेज के अंदर एक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो फर्दर ये जो है 3 टाइप्स के अंदर फॉल करती हैं जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। एक आपके पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक आपके पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है दैट इज टीएलसी, और दैट एक और है आपके पास दैट इज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर जो आपका मोबाइल फेज है वो गैस होता है और जो आपका स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है। हम इन टेक्निक्स को भी आगे जो है ना वो इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर एड्जॉर्बेंट्स। अब एड्जॉर्बेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। एड्जॉर्बेंट्स जो है हमारा एड्जॉर्बेंट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये बेसिकली जो है ना पोरस होते हैं इन नेचर के अंदर और इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तभी तो ये जो है ना एड्जॉर्प्शन कॉज कर सकेंगे, तभी तो ये दूसरे सब्सटेंसेस को जो है ना वो अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर सकेंगे या उनको रिटेन कर सकेंगे। और इनके अंदर जो किस तरह से इनको रिटेन करते हैं, थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और आपके पास जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं उनके थ्रू भी ये एड्जॉर्ब करते हैं। एक आइडियल एड्जॉर्बेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो इनसॉल्युबल हो मोबाइल फेज के अंदर, कि जो आपका मोबाइल फेज यूज हो रहा है वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके अंदर सॉल्युबल होगा तो वो आपके जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के
उनके साथ डिज़ोल्व हो सकता है, मिक्स हो सकता है। और इनर टू सॉल्यूट्स, कि जो आपके सॉल्यूट हैं उसके अंदर उनके साथ उसका किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो किसी तरह भी उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनका जो इसके अंदर एड्जॉर्बेंट्स का काम है वो सिर्फ उनको अपने ऊपर एड्जॉर्ब करना है, रिटेन करना है, इसके अलावा इनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। कलरलेस स्पेशली व्हेन वर्क विद कलर्ड मिक्सचर्स, अब इनका जो है ना अपना कोई कलर नहीं होना चाहिए, जब क्योंकि जब आप इनका भी कलर होगा, आप किसी कलर्ड मिक्सचर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको जो है ना डिफ़िकल्टी होगी उनको आइडेंटिफाई करने में। तो एक आइडियल एड्सॉर्बेंट को जो है ना वो कलरलेस होना चाहिए। सुटेबल पार्टिकल साइज इनफ टू गिव अ गुड सेपरेशन एंड रीजनेबल फ्लो रेट, अब इनका पार्टिकल साइज जो है वो ज़्यादा होगा तभी तो ये अपने ऊपर जो है ना उनको रिटेन कर सकेंगे। और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास कौन सा है, सिलिका जेल है, दैट इज F254 है, सिलिका जेल H है और सिलिका जेल N है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, और अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, के लिए अल्लाह हाफिज़।